सुप्रभात छात्रों, आज हम कक्षा 8 पाठ पुस्तक बसंत भाग 3 शीर्षक बस की यात्रा का दूसरा भाग अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि बस की हालत काफी खराब थी। बस वयोवृद्ध थी। पिछले भाग 1 में हमने पढ़ा। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। बस की जो चलने की स्पीड थी वह 15-20 मील प्रति आवर हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। लेखक को उसके किसी भी पार्ट पर, किसी भी हिस्से पर, पार्ट पर भरोसा नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता था, जो गाड़ी का ब्रेक है वह फेल हो सकता था। स्टीयरिंग, जो हाथ से पकड़ के उसको कंट्रोल करते हैं गाड़ी को, स्टीयरिंग टूट सकता था, वह भी टूट सकता था। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे, पर जो नेचुरल व्यू था वह बहुत ही अट्रैक्टिव थे, लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे। सड़क के दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। उन पेड़ों पर पक्षी भी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक अब जितने भी पेड़ आते सबको अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी, क्योंकि बस की कंडीशन ऐसी थी कि बार बार उनके मन में, लेखक के मन में डर की भावना पैदा हो जाती थी कि इस पेड़ से बस टकरा जाएगी और हमारी जान चली जाएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। जैसे ही वह पेड़ निकल जाता, फिर लेखक दूसरे पेड़ का इंतजार करते कि इस पेड़ से टकराएगी, इससे टकराएगी। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। जब कोई झील दिखती, सड़क के किनारे कोई पौंड, तालाब दिखता, लगता बस इसी में चली जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। सडनली, अचानक बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं। ड्राइवर ने तरह तरह की उपाय किया, वह चला नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो महात्मा गांधी ने 1930 में चालू किया था, जो सरकारी आदेशों का पालन न करने के लिए किया गया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ साथ सहयोग न करने की भावना थी। सविनय आज्ञा आंदोलन इसी को कहते हैं। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे कि बस तो फर्स्ट क्लास है जी। जो उसके पार्टनर थे वह कहते थे बिल्कुल अच्छी है, ये फर्स्ट क्लास बस है। यह तो इत्तेफाक की बात है, यह तो संयोग की बात है। संयोग की बात है, कभी बंद हो गई। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। चांदनी की छाया भी बहुत कम थी जो पेड़ों के नीचे आ रहे थे। वह बहुत दया की पात्र, पीठी के योग्य लग रहे थे। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। ऐसा लगता कि कोई बूढ़ा आदमी, वृद्धा बूढ़ी स्त्री थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे, और उनको ग्लानि हो रही, होपलेस हो रहे हैं कि हम इस बूढ़े बस पर, बेचारी पर हम लदकर चले आ रहे हैं, इसका भार बने हुए हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया, अगर इसकी मृत्यु हो गई तो इस बियाबान, इस जंगल में, उस उजाड़ खंड में, बियाबान उजाड़ खंड में इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, इसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली गई। उसकी चाल और कम हो गई। जो 15-20 मील की हिसाब से चलती थी उससे कम हो गई। पार्टनर ने इंजन खोला, कुछ इम्प्रूवमेंट किया, कुछ उसको टेक्निकल सुधार किया। बस आगे चली, लेकिन उसकी और चाल कम, जो उसकी चलने की स्पीड है वह कम हो गई। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। वृद्धा मतलब यहाँ बस से लेखक कह रहे हैं, उसकी आंखों की ज्योति, जो उसमें लाइट थी, वह चली गई। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। अब जब लाइट नहीं होती किसी गाड़ी में, रात में चलना मुश्किल होता है, उसी तरह वह रास्ता देखकर वह धीरे धीरे चलने लगी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती। आगे या पीछे से कोई भी गाड़ी आती रोड पर, सड़क पर, तो वह
चिनारे चुपचाप खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। निकल जाओ बेटी मतलब दूसरी गाड़ियों को इस तरह वह पास देती, जाने देती, बेटी निकल जाओ, अपनी तो उम्र अब नहीं रही। अब उम्र नहीं रही किसी से कंपटीशन करने, किसी प्रतियोगिता करने की। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते थे, पर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती तो हम सब मर जाते, तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। अब यहाँ पर लेखक के व्यंग के माध्यम से हरिशंकर परसाई जी माध्यम से कहते हैं कि किस तरह के लोग इस संसार में हैं कि लोगों की जान की बाजी लगा देते हैं अपने फायदे के आगे। एक पुलिया के ऊपर जो नाला होता है, फिर पुलिया होती है, वहां पर टायर फिस करके पंचर हो गया, फिस कर गया और पंचर हो गया। बहुत जोर से हिलकर थम गई। बस की स्पीड कम थी, इसीलिए वहीं से हिलकर के थम गई। अगर गति स्पीड तेज होती तो उछलकर नाले में गिर जाती, और उसकी गति तेज होती तो नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा, और लेखक ने उस पार्टनर को बहुत ही श्रद्धा भाव प्रेम भाव से देखा, और वे टायरों की कंडीशन को जानते थे, फिर भी जान की परवाह किए बिना बस में सफर कर रहे थे। उत्सर्ग की ऐसी भावना बहुत दुर्लभ है। इस तरह से पैसे कमाने की भावना बहुत कठिन है। सोचा, इस आदमी के साहस बलिदान का भावना का सही उपयोग नहीं है। और लेखक ने सोचा कि इस आदमी का जो डेयरिंग है, जो सेक्रीफाइस की जो भावना, उसका उपयोग नहीं है। इसी तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। इसी तो किसी क्रांतिकारी मूवमेंट का लीडर होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती, अगर स्पीड तेज होती, नाले में गिर जाती और हम सब मर जाते। सभी लेखक के जो साथी थे, डॉक्टर थे, वो सभी मर जाते। देवता अपने हाथ पसारे उसका इंतजार करते। डॉक्टर और उनके साथियों का देवता भगवान जो है इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है, वह ग्रेट पर्सन आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिया, जिसने एक टायर बदला नहीं और प्राण दे दिया। मर गया पर टायर नहीं बदला, मर गया पर टायर नहीं बदला। ऐसे लोग भी इस पृथ्वी पर हैं। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारे बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। अब जो भी यात्री थे, अब वो बिल्कुल निश्चिंत हो गए। अब वो समझ गए कि हमें समय पर ये बस पहुंचाने वाली नहीं है। टायर बदला, लेकिन कैसा टायर? वही घिसा हुआ टायर, पुराना टायर। हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। उनको जो आशा थी, होप थी, हम समय पर पन्ना पहुंच जाएंगे। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद, कभी भी हम नहीं पहुंचे, कितना भी लेट है, पहुंचने की उम्मीद नहीं है। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। और उनको ऐसा लगता था जिंदगी इसी बस में, जो लाइफ है पूरी इसी बस में गुजारनी होगी और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना होगा। और इस लोक को मतलब अब हम इस जिंदगी में कहीं जा नहीं सकते। अब प्रयाण, मृत्यु ही हो सकती है। प्रस्थान करना, मरना। प्रयाण मतलब मरना या प्रस्थान करना, मरना होगा। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं। अब इस धरती पर हमारा कोई मंजिल एम नहीं है।
हमारे बेताबी तनाव सब खत्म हो गए। जो बेताबी थी, बेचैनी थी, जो टेंशन था, वो सारे समाप्त हो गए। क्यों हो गए? इसी बस की कंडीशन को देखकर हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। जब आदमी को कोई भी उपाय नहीं दिखता है तो एट लास्ट वो अंत में शांत हो जाता है। फिर उसकी सारी चिंताएं चली जाती। जब उसका बस कुछ काम करता नहीं, उसके बस में कुछ नहीं रह जाता है, तभी चिंता चली जाती है और उनके दोस्तों के साथ हंसी मजाक चालू हो गया। अब जितने दिन जीना है उतने दिन अच्छी तरह से जिए। लेखक हरिशंकर परसाई। धन्यवाद। यह पाठ समाप्त होता